अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मेरा मकसद यूट्यूब पे वीडियो बनाने का ये नहीं है कि सब्सक्राइबर गेन करूँ, डॉलर्स कमाऊँ, नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मेरा मकसद जितने भी कैंडिडेट्स मुख्तलिफ टेस्ट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट प्रोवाइड करना है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है जो कि पेड कोर्स भी कराते हैं, फ्री में भी लेक्चर्स अवेलेबल है। मैं तो रिकमेंड करूँगा उनके वीडियोस भी आप वॉच कर लें, ताकि आपकी जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो बेहतर से हो सके, आपको जो है सही से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आपको पता है हमारा जो एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम इंग्लिश को लेके जा रहे हैं। एफपीएससी में इंग्लिश के जो 20 मार्क्स का जो पार्ट है, पोर्शन, उसको हम कवर कर रहे हैं। उसका एक अलग सीरीज़ है। सेकंड में साथ-साथ मैं खुद जो है पेडागोजी की प्रिपरेशन कराता हूँ, जो कि टीजीटी, एसएसटी, किसी भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एफपीएससी में आपको पता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए 30 मार्क्स जो है पेडागोजी का है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले 3-4 वीडियोज़ इस सीरीज़ में हमने बनाया है। इसके अलावा भी पेडागोजी के रिलेवेंट बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किया था, होप आपने जो है उससे फ़ायदा उठाया होगा। आज के पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ-साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि इसके रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। ना सिर्फ वन पेपर में, बल्कि इंटरव्यू में भी इसके रिलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ जो है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, व्हाट इज़ एसेंशियल या इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग हम डिस्कस करेंगे। स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग टेक्निक स्ट्रेटजी, जिसमें जो है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स को जो है हम डिस्कस करेंगे। असेसमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि असेसमेंट के डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। और इसका डिस्कस करने का मकसद मैंने पहले ही आपको बताया। एफपीएससी के लेक्चरर किसी भी सब्जेक्ट, एसएसटी, टीजीटी या ईएसटी, जो भी टेस्ट आप देते हैं टीचिंग के रेलिवेंट, अगर आप बीएड के स्टूडेंट है, एमएड के स्टूडेंट है, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है क्या चीज़। देखना, इंस्ट्रक्शन प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक process of organizing teaching and learning activities to achieve specific objectives। जब आप क्लास पढ़ाने जाते हैं तो आपके कुछ स्पेसिफिक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसको अचीव करने के लिए आप एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं जिसके ज़रिए आपकी जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है और टीचिंग का जो तरीक़ेकार है वो एक ख़ास तरीके में, ख़ास प्रोसेस में आप ऑर्गेनाइज करते हैं। और ऑर्गेनाइज करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को इंश्योर करते हैं। तो ये क्या है, आपका एक तरीक़ेकार है, एक प्रोसेस है जिसको हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग कहते हैं। क्लास में जाने से पहले, सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले, या आपका जो पूरा एनुअल जो शेड्यूल बनता है उसको स्टार्ट करने से पहले आप एक प्लान तैयार करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास जाने से पहले आप व्हाट टू टीच, आप क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाना है, आप असेसमेंट कैसे करेंगे, ये एक पूरा एक प्रोसेस आप पहले से माइंड बना के जाते हैं, या तो आपके रिटन फॉर्म में होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये है कि वाई इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो देखिए ना, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ मेरे हिसाब से ये है कि प्रोवाइड डायरेक्शन एंड क्लैरिटी। ये हमें एक डायरेक्शन देता है जिसको लेके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच पाते हैं। ये जो है हमारे क्या करता है, हमारे इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट, हमारे टाइम को सही मैनेज करने में ये हमारे हेल्प कर देता है। इट इंक्रीज स्टूडेंट्स एंगेजमेंट
यानी कि क्लास के दौरान जब हम एक्टिविटीज़ भी डिज़ाइन करते हैं अपने लेसन प्लान के अंदर, तो उसमें बच्चे अपने टाइम को सही से मैनेज कर लेते हैं और वो भी इंगेज होते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में। इम्प्रूव क्लासरूम कंट्रोल, मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन के हवाले से बताया था कि क्लास को कैसे मैनेज किए जाती है। तो जब हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा और वो लर्निंग वाला इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, जिससे क्लास बहुत अच्छे तरीके से इंगेज रहेगा और क्लास भी हमारे कंट्रोल में रहेगा। इनहेंस स्टूडेंट अचीवमेंट, और इसमें क्या होता है, हम टीचर एज अ टीचर और स्टूडेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी कामयाब होते हैं, इनकी अचीवमेंट बढ़ती जाती है। तो ये ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होता है, बल्कि ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत फ़ायदा है। तो इसकी इम्पोर्टेंस में मज़ीद ये है कि विदाउट प्लानिंग टीचिंग जो है अनस्ट्रक्चर होता है, टाइम वेस्ट होता है, इसमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियर नहीं होते, वो ऐसे ही रह जाते हैं, उसको अचीव करने में हम नाकाम रहते हैं। तो नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि लेवल ऑफ प्लानिंग। आपको पता है किसी भी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे पास जो न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो लेवल्स डिफरेंट तरीके से हम करते हैं और मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, जैसा कि एनुअल प्लानिंग। एनुअल प्लानिंग में क्या होता है, एनुअल प्लानिंग में जो है हम पूरे साल के जो टोटल हमारे कोर्स जो नेशनल की तरफ से हमें प्रोवाइड होता है उसको हम पूरे एक साल के लिए डिवाइड करते हैं और उसको पूरा साल में कवर करने की हम कोशिश करते हैं। सेमेस्टर प्लानिंग में ये है कि मिड टर्म आप कह सकते हैं, मिड टर्म या सेमेस्टर 6 मंथ का जो है एक सेमेस्टर हुआ करता है, उसमें क्या करते हैं, जो एनुअल प्लानिंग है उसको फर्दर जो है 2 हाफ में डिवाइड करते हैं, फिर उस हिसाब से हम अपने लिए प्लान करते हैं। यूनिट प्लानिंग में हम फोकस करते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर या मुख्तलिफ चैप्टर्स के ऊपर हम जो है फोकस करते हैं और उसको लेके हम जा रहे होते हैं। डेली लेसन लेसन प्लान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसी जो डेली जो लेसन प्लान हम बनाते हैं वो मोस्ट डिटेल होता है और उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें हमारा लेसन प्लान में पूरे क्लास की एक्टिविटीज़ 40 मिनट या 45 जो हमारा मिनट्स है उनको हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं या उसको क्या करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर वे में लेके जाते हैं। अब इसमें देखें ना, इसी के साथ ही जो डेली लेसन प्लान है उसको हम डिज़ाइन कैसे करेंगे, यानी कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान, इसमें हम क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो 40 मिनट का हमारा लेसन प्लान है उसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के सेट करेंगे, कंटेंट को हम आउटलाइन करेंगे, टीचिंग स्ट्रेटजी यानी कि कौन सा मेथड से हमने पढ़ाना है, डिमोनिस्ट्रेशन मेथड, स्टूडेंट सेंटर मेथड, टीचर सेंटर मेथड, लेक्चर मेथड, बहुत सारे लेक्चर्स मेथड्स और बहुत सारे मेथड से पढ़ाने के, उनको हम वन बाय वन बाद में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए कि टीचिंग स्ट्रेटजी हमारा सेट होनी चाहिए। टीचिंग एड्स जो बेसिक जो चीज़ें होती है, जैसा कि आपके पास मार्कर, चार्ट्स, वाइट बोर्ड और जो भी आपके लेसन प्लान में नीड्स की चीज़ें हैं वो। असेसमेंट मेथड, असेसमेंट बाद में जाके मैं डिस्कस करूँगा, इसके 3 मेजर जो मेथड्स है वो क्लास के अंदर जो है हमने इम्प्लीमेंट करनी है। टाइम एलोकेशन, टाइम एलोकेशन में 40 मिनट है तो उसमें 5 मिनट्स आपने इंट्रोडक्शन के लिए देना है, 20 मिनट कंटेंट के लिए देना है, 10 मिनट जो है फिर आपका क्लास एक्टिविटी के लिए आप देंगे, या 5 मिनट आखिर में आप ऑब्जर्वेशन के लिए, असेसमेंट के लिए देंगे, तो वो टाइम जो है आपने एलोकेशन देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है आपने ये अक्सर सुना होगा कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो वो स्मार्ट होनी चाहिए। अब स्मार्ट का क्या मतलब है, ये कैसे हम बना सकते हैं। देखना, स्मार्ट एक वर्ड है, SMART, स्मार्ट, ठीक है। उसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो आपने ये देखा होगा कहीं पे, यानी कि हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए,
वो मेजरेबल होनी चाहिए, वो अचीवेबल होनी चाहिए, वो रिलेवेंट होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि बहुत ही क्लोज होनी चाहिए। जैसा कि एक टॉपिक फॉर एग्जांपल जो है डेमोक्रेसी है, उसमें हम क्या करेंगे, हम अब डेमोक्रेसी टॉपिक है तो ऑब्जेक्टिव्स 2 या 3 हम रखेंगे। फॉर एग्जांपल जो है आप एक रखते हैं, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी। अब ये टॉपिक है, आपने कहा कि स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये क्या है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव आपका नहीं बनेगा। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसी टॉपिक को क्या करेंगे, स्टूडेंट विल एक्सप्लेन 3 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी बाय द एंड ऑफ दिस लेसन, या at the end of this lesson student will be able to define three feature of democracy। तो ये 3 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आपने जो किया, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ये मेजरेबल हो गया। काउंट में देखिए आपके पास 3, आपने कहा कि एक्सप्लेन 3 मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और ये अचीवेबल भी हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन से हैं ये तो मुख्तसर लिखे हुए आपके पास होंगे, और ये जो है डेमोक्रेसी के रिलेवेंट भी है, और टाइम बाउंड भी उसमें हो सकता है। 3 जो मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है, इनको जो है याद करना भी मुश्किल नहीं है, कम टाइम लगेगा। अगर आप इसको स्टूडेंट एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी करेंगे, तो आपको पता है डेमोक्रेसी कोई मेजरेबल नहीं है, हर एक ने अपने हिसाब से डिफाइन किया है, और ये जो है बहुत जो है स्पेसिफिक भी नहीं है, मेजरेबल भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जब भी ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे तो वो क्या होनी चाहिए, वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट में जो टॉपिक है वो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी के जो कॉग्निटिव डोमेन। एक्चुअली ब्लूम टेक्सोनोमी के 3 डोमेन से आपको पता है, बाद में जाके हम तमाम चीज़ें सही तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ब्लूम टेक्सोनोमी की आपको पता है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। मैं अक्सर अपने वीडियोस में नेम तो ज़रूर लेता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन मैंने नहीं किया है। आज जो कॉग्निटिव डोमेन है इसको थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वन बाय वन हम इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखना ब्लूम टेक्सोनोमी को जो है ब्लूम ने क्या किया था, 1956 को एक ऐसा प्रोसेस बताया, एक ऐसा जो है थ्योरी दिया, जिसमें बच्चों का जो बच्चे या जो भी लर्नर है उसके जो लर्निंग प्रोसेस को फर्दर 5 6 जो है लेवल्स में डिवाइड किया, यानी कि बच्चा किस तरह सीख लेता है। यानी एक हायरार्की उसने जो है सेट किया। जैसा कि जो है रिमेंबरिंग, सबसे पहले बच्चा जब सीखने लगता है, नॉलेज इसके पास आ जाता है, तो उसमें जो है क्या करता है, यानी कि एक कॉग्निटिव डोमेन का मतलब ही यही है कि नॉलेज बेस, इसमें बच्चा क्या करता है, नॉलेज को गेन कर लेता है। इफेक्टिव डोमेन में आपको पता है उसमें बच्चा एहसासात, थिंकिंग, फील करता है चीज़ों को। साइकोमोटर डोमेन में आप प्रैक्टिकल जो है बच्चा सीख सीख रहा होता है। तो इसमें कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहले जो लर्नर है वो क्या करता है, चीज़ों को रिमेंबर करता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको अंडरस्टैंड करता है। जब भी आप किसी को कुछ डिस्कस करेंगे तो वो रिमेंबर करेगा इस चीज़ को, कहीं उसने पास में इसको एक्सपीरियंस हुआ था या नहीं हुआ था, फिर इसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, फिर इसको एनालाइज करता है, अप्लाई करता है, यानी कि प्रैक्टिकली इसी चीज़ को कहीं पे अप्लाई करता है। फिर एनालाइजिंग करता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उसने रिमेंबर किया, अंडरस्टैंड किया, अप्लाई किया, फिर इसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है फर्दर पार्ट्स में। फिर इसको इवेल्युएट करता है कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है, इवेल्युएट करता है, एसेस करता है, देख लेता है, आइडेंटिफाई करता है मुख्तलिफ चीज़ों को। जो पहले उसने ब्रेक डाउन किया है उसको जो है जोड़ता है, फिर इसके बाद न्यू अपना एक आइडिया क्रिएट कर लेता है। तो इसी तरीके से वो क्या करता है, एक ख़ास लर्निंग प्रोसेस से गुजरता है। ये जो है क्रिएटिंग लास्ट में है, ये 2001 में जो रिवाइज हुआ था, कॉग्निटिव डोमेन जो है रिवाइज हुआ था, उसमें जो है क्रिएटिव को लास्ट में लेके गए, और इवेल्युएशन को जो है सेकंड लास्ट में लेके गए। पहले इस तरह नहीं था, आपको पता है आखिर में जो है इवेल्युएशन था। तो एफपीएससी जो है इसके रिलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जिस तरह मैं आपसे कह रहा था कि जो है 3 मेजर डोमेन्स है, यानी कि बच्चा या जो भी लर्नर है जब वो लर्न करने लगता है, लर्निंग के दौरान 3 तरीके से हम बच्चे को सिखा भी सकते हैं और वो भी लर्न कर रहा होता है।
तो जब भी हम पढ़ाएँगे, तीनों डोमेन्स को हमने साथ लेके जाना है। जैसा कि कॉग्निटिव डोमेन जिस तरह पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये नॉलेज बेस है, अफेक्टिव डोमेन एटीट्यूड, थिंकिंग, एहसासात, आपके जज़्बात के साथ है। और साइकोमोटर ये क्या है, आपके स्किल को डेवलप करता है, स्किलफुल चीज़ें, प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो चीज़ें हम सीख लेते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी एक ही जो है एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे शेयर किया था, वो एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूँगा ताकि प्रीवियस उसमें मैंने टच दिया था। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको ही इसी एग्ज़ाम्पल को फर्दर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए 3 जो डोमेन्स है उसको अगर हम एक टॉपिक से जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है एक बास्केटबॉल। अगर हम बच्चों को अपने जो है बास्केटबॉल या जो है हॉकी कोई भी गेम आप उठा के देखें। चलिए हम इन 2 को ही लेते हैं बास्केटबॉल और जो है हॉकी। ये 2 जब हम समझाने लगते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, तीनों डोमेन को लेके जाना है। हम अपने लेसन प्लान को इंस्ट्रक्शन प्लानिंग में ऐसे बनाएँगे जिससे तीनों डोमेन के ज़रिए वो सीख सके। जैसे कि क्या कर सकते हैं हम अ फॉर एग्ज़ाम्पल जो है बास्केटबॉल को ही हम लेते हैं, ठीक है? बास्केटबॉल हमारा टॉपिक है, तो इसमें क्या करेंगे कॉग्निटिव डोमेन में हम नॉलेज कैसे प्रोवाइड करेंगे? कॉग्निटिव डोमेन में हम क्या करेंगे डिफ़ाइन करेंगे रूल्स को। किसको डिफ़ाइन करेंगे? हम डिफ़ाइन करेंगे रूल्स को डिफ़ाइन करेंगे। ये आपने नॉलेज इनको दिया। रूल्स तो मुख्तलिफ ही आपको पता है बास्केटबॉल के बहुत सारे रूल्स हैं 3 सेकंड का रूल, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 24 सेकंड का रूल आपने इनको समझाया। फिर इनको जो है गोल, आउट या बास्केट करने के तरीके, उनका जो है पोज़ीशन ये तमाम रूल्स आपने इनको समझाया। ठीक है? ये आपने इनको क्या दिया जस्ट नॉलेज दिया। लेकिन उन्होंने कुछ देखा नहीं है, उनको कुछ एहसास नहीं हुआ, कुछ आप उनको उन्होंने जो है महसूस नहीं किया है। ये कॉग्निटिव डोमेन में आपने इनको समझाया। अब दूसरा इफेक्टिव डोमेन आप इनको समझाना चाहेंगे, तो इफेक्टिव डोमेन में आप क्या करेंगे? आप कहेंगे स्पोर्ट्समैनशिप फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझाएँगे। स्पोर्ट्समैनशिप की डेफिनिशन आपको पता है ना, उसमें आप नॉलेज क्या देंगे इनको? आप इनको नॉलेज देंगे कि जब आप खेल रहे होंगे तो उसमें आपने क्या करना है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है और एक बेस्ट प्लेयर की तरफ आप खेलेंगे। खेलने के बाद जब आप जीतेंगे तो उस तरीके से आपने सेलिब्रेट करना है कि आपके अपोनेंट को कोई तकलीफ ना हो। जब आप हारेंगे तो आपने क्या करना है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो इसी तरह जब आप इनको पढ़ाएँगे तो उनको क्या होगा एहसास होगा, इनके एटीट्यूड पे आपने काम किया। एटीट्यूड यानी कि इनका इफ़ेक्टिव जो डोमेन है वो आपने कवर कराया। ठीक है? यानी कि आपने इनको एथिक्स भी सिखाया साथ-साथ। यानी कि रूल्स को फ़ॉलो करना क्या है? ये एक एथिकल जो है टर्म है, इसको आपने सिखाया। थर्ड में जो है साइकोमोटर आप इसमें आपने एक ऐसा स्किल सिखाना है। साइकोमोटर आपको पता है स्किल को डेवलप करता है, स्किल या प्रैक्टिकल चीज़ों को आप समझाते हैं। तो बास्केटबॉल में आप क्या करते हैं, आपके पास अगर बॉल है तो आप एक चीज़ सिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही चीज़ हम करेंगे जो है आप ड्रिबलिंग को सिखाते हैं। यानी कि ड्रिबल किस तरह करते हैं, बॉल को ड्रिबल करने के जो तरीके हैं वो आप सिखाते हैं। या बॉल को रिसीव करने का तरीका आप इनको सिखाते हैं या कोई भी ऐसा इनको स्किल सिखाते हैं, ब्लॉक करने का स्किल आपको सिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो इससे क्या होगा, ए से जब आप पढ़ाएँगे तो आप तीनों डोमेन्स को लेके जाएँगे, आपके तीनों डोमेन्स कवर होंगे। जब आपके तीनों डोमेन्स कवर होंगे तो आपकी जो टीचिंग है वो भी इफ़ेक्टिव रहेगा और साथ-साथ ये भी होगा कि बच्चे भी एन्जॉय करेंगे, आपके क्लासरूम कंट्रोल होगा, क्लास के बच्चे एंगेज रहेंगे और एफपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको एक टॉपिक देते हैं, जैसे कि ये टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया। इसी तरह आपको एक टॉपिक देते हैं, इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें जो है टेस्ट में दूसरे तरीके से देते हैं, इंटरव्यू में फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आपको एक टॉपिक देते हैं। आपको टॉपिक देते हैं हॉकी का। हॉकी का टॉपिक देके आपको बताते हैं कि जिस तरह मैंने यहाँ पे बास्केटबॉल को डिस्कस किया, इसी तरह हॉकी, वॉलीबॉल या दूसरे कोई भी टॉपिक आपको दे के बताते हैं कि आपने क्या करना है। एक ऐसा लेसन प्लान हमें समझाना है या बताना है जिससे तीनों जो डोमेन्स है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर जो डोमेन है वो तीनों कवर हो और वो आप कैसे पढ़ाएँगे हमें 2-5 मिनट में आप हमें समझा दें। तो इसमें आपको ये आइडिया होनी चाहिए कि आप किस तरह पढ़ाएँगे। अच्छा जी, नेक्स्ट में जो टॉपिक है स्टेप इन इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग।
जब आप इंस्ट्रक्शन प्लानिंग करते हैं तो आपके कौन कौन से स्टेप से होके गुजरना है, आपके पास कौन कौन से स्टेप्स है। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत डिस्कशन मैंने पहले भी किया था कि सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। और ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह सेट करेंगे, आपकी ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। ठीक है, फिर स्मार्ट को मैंने समझा दिया था। फिर एनालाइज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर की जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको आपने समझाना है, उसको समझना है। जैसे कि आपका जो लेसन प्लान है तो वो फ्लेक्सिबल भी होना लाजमी है। आप लेसन प्लान पहले से बना के गए हो, स्टूडेंट को आपने समझना है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी नीड क्या है, उनके इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपके लेसन के हिसाब से वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपने जो सिलेबस आपका है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएंगे, वहाँ पे चीज़ों को आप चेंज करने की कोशिश करेंगे। कंटेंट जो है आप टू द पॉइंट बहुत ही स्पेसिफिक करके जो है आप कंटेंट इनको डिस्कस करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। आप टीचिंग स्ट्रेटजी, जिस तरह पहले डिस्कस हुआ कि आपका कोई तरीक़ेकार आपको पता होनी चाहिए कि आप किस मेथड से पढ़ाते हैं, और उस मेथड से पढ़ाने के लिए आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो पहले से आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि आप एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक के रिलेवेंट जो एक्टिविटीज़ के लिए जो मटेरियल्स, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो पहले से आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि चार्ट्स, मार्कर्स, कलर्स या दूसरे बहुत सारे चीज़ें उसके रिलेवेंट हो सकते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। टीचिंग एड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप क्लास में जाते हैं, क्लास में गए जी डस्टर नहीं है, आप क्लास में गए हैं लिखने के लिए, जी मेरे पास पेन नहीं है। हम भी अक्सर इस तरह करते हैं, बोल के बच्चों से मांगते हैं, बच्चे किसी के पास मार्कर है, या जब हम बोर्ड पे लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो मार्कर है उसका जो है इंक ख़त्म हुआ होता है। तो इस तरह इश्यूज होते हैं, ये जो है आपके टाइम के ऊपर बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक 40 मिनट्स है, तो उसमें इतना जो है आप टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। असेसमेंट के टूल्स आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट आप कैसे करेंगे, डायग्नोस्टिक असेसमेंट पे का कैसे काम करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर सोमेटिव पे भी आपने देखना है। रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास के एंड में ज़रूर फीडबैक लेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे, और रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट क्लास के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बच्चों से रिफ्लेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिफ्लेक्शन लेने के भी बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मेरे ख्याल से हम ये डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक जुड़िए रहेगा। अल्लाह हाफिज़। सी यू नेक्स्ट वीडियोज़।